स्रोत को सीमित करना है और रीडिंग बिटवीन द लाइन की जो प्रवृत्ति है उसे समझकर अपने लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। आपको भाव समझ में आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आप देखोगे कि आप बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को गलत करके आओगे या छोड़कर आओगे जो आप सही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को सही से पढ़ा नहीं। इसलिए इन 4 महीनों में पीवाईक्यू का विश्लेषण करना है, अपने अध्ययन के साथ जोड़ना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि जब भी आप पढ़ें, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की हैबिट डेवलप करें, यानी जो पढ़ें उस पर विचार करें और सोचें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ऐसा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया तो क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। एक और ऐसी गलती है जो विद्यार्थी करते हैं, मैं चाहूँगी कि उसमें भी आप लोग सुधार करें, वो भी पढ़ने के तरीके से ही जुड़ी हुई है। एटलीस्ट इन 4 महीनों में आप वो गलती ना करें। हम सामान्यतः करते क्या है, देखिए किसी भी पुस्तक को पृष्ठ 1 से पृष्ठ संख्या या पेज संख्या जेड तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये रणनीति सही है? जैसे सिंपल एग्जाम्पल, सारे बच्चों की प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी फेवरेट बुक होती है लक्ष्मीकांत, सुना होगा सभी ने नाम, ठीक है। अब जरा सोचिए, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे उस बुक को पेज 1 से पेज जेड तक पढ़ें। आप मुझे बताएंगे कि क्या ऐसा करना एक सही स्ट्रैटेजी है? उत्तर है नहीं। आपको पढ़ते टाइम स्मार्ट रणनीति का सहारा लेना पड़ेगा, और वो स्मार्ट रणनीति क्या है? वो स्मार्ट रणनीति आप पर निर्भर करती है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पॉलिटिक एग्जांपल आपको दूं। अगर मुझे लगता है कि मुझे डीपीएसपी आते हैं, मुझे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, है ना, मुझे बार बार इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो जब मैं पढूं तो मैं उन यूनिट्स पर ध्यान दूं जो मुझे उतने अच्छे से आती नहीं, या जिन यूनिट्स के संदर्भ में मुझे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है। ये क्या हो गया कि हम बार बार उसी पुस्तक को उसी प्रकार से नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम स्मार्ट ढंग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स में भी आप कुछ आर्टिकल्स भूल जाते हो, तो उस चैप्टर को खोलो और स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो, ना कि लाइन बाय लाइन हर बार आप पूरी पुस्तक को पढ़ो। अब अगर आप मई 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, तो हो सकता है सेशन कुछ नए बच्चे भी देख रहे हो, लेकिन अधिकांश बच्चे वो होंगे जो परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं। तो आपने अब से पहले भी बेसिक सब्जेक्ट्स को कुछ बार जरूर पढ़ा या रिवाइज किया होगा। तो आप लोगों के लिए सुझाव है कि आपको सदैव पेज 1 से अंतिम पेज तक पूरी पुस्तक को नहीं पढ़ना है, अपितु स्मार्ट वे से। मुझे संसद वाला चैप्टर अच्छे से नहीं आता, है ना, मुझे राष्ट्रपति की शक्तियां याद नहीं रहती, मुझे स्वैधानिक या गैर स्वैधानिक निकाय क्या है उनको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं डेडिकेटेडली उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करूंगी। हर बार हर एक चैप्टर को मैं उतनी डिटेल में नहीं पढ़ूं। अगर मुझे लगता है कि इकोनॉमी में, देखिए हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ अलग वीकनेस हो सकती है, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मुझे पता है कि राजकोषीय नीति क्या है, मुझे राजस्व खाता, पूंजीगत खाते की अवधारणाएं स्पष्ट हैं, मुझे बार बार वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ क्या पढ़ूंगी? ट्रेंड पढ़ूंगी कि देखिए राजकोषीय घाटे का, राजस्व घाटे का क्या ट्रेंड है, पिछले कुछ सालों से हमारा घाटा बढ़ रहा है, घट रहा है, आखिर मामला क्या है। मुझे पता है क्या प्रत्यक्ष कर है, क्या अप्रत्यक्ष कर है, मैं बार बार कर नहीं पढ़ूंगी। मैं इस बात पर ध्यान दूंगी कि भारत का जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो किस प्रकार का रहा है, हमारे कुल कर जो है प्राप्ति, उसमें प्रत्यक्ष कर का क्या योगदान और अप्रत्यक्ष कर का क्या योगदान है। तो जहां आप हैं, जो आपका स्तर है, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको अपनी तैयारी की रणनीति बनानी है। ऐसा नहीं कि सदैव वही मटेरियल, वही कंसेप्ट, वही बातें हम बार बार पढ़ रहे हैं। अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, एक बार दो बार आपने डिटेल में अच्छे से अभी पढ़ लिया है, आपको बार बार उसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो एरिया जो आपके लिए कंसर्न है, आपके लिए चिंता का विषय है, जहां भूलने की संभावना अधिक रहती है, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जब एक बार आप डिटेल में पढ़ चुके हो, तो दूसरी बार जब आप पढ़ोगे
तो आपको क्या करना है, आपको रीड नहीं बल्कि रिवीजन करना है। और यही एक सामान्य गलती है जो हम सभी दोहराते हैं। हम रिवीजन के नाम पे भी पूरी पोथी लेकर बैठते हैं और फिर से पहले पेज से अंतिम पेज तक उसे पढ़ते हैं, लेकिन ये रीडिंग करना हो गया, रिवीजन करना नहीं हुआ। रिवीजन वो होता है जो स्मार्ट हो, रिवीजन वो होता है जिसमें ये स्पष्टता हो कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता, मुझे कहाँ पर कितना फोकस करना है, कितना मुझे पढ़ना और कितना मुझे अभी के लिए छोड़ देना है। जब इस आइडिया के साथ आप पढ़ते हो तो इसे हम रिवीजन के नाम से जानते हैं। और चूंकि अधिकांशतः हम लोग रीड करते हैं, इसलिए जब पहली बार पढ़ते हैं तो भी उतना ही समय लगता है, जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो भी उतना ही समय लगता है, और कभी भी हम समय का प्रबंधन नहीं कर पाते। तो इन 4 महीनों में पहली बात, PYQ जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो आपकी तैयारी के साथ जुड़ने चाहिए। दूसरी बात, स्रोत आपको अपने सीमित रखने हैं। तीसरी बात, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी है, और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन करना। और रीडिंग बिटवीन द लाइन भी आप तभी कर पाओगे जब आपने PYQ देखी हो, जब आपको पता हो कि ऐसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इसके लिए मुझे तैयार रहना है। और साथ ही आपको जो है रिवीजन की अपनी रणनीति को स्मार्ट करना है, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, रीड नहीं करना। इन दोनों के बीच का अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद ठीक है, अभी आप रिवीजन करोगे, लेकिन एक और समस्या मैं बताती हूँ, जो आप, अगर मैं बता रही हूँ उन बातों पर काम नहीं करोगे तो परीक्षा से कुछ समय पहले आप इन सारी बातों को अनुभव करोगे। परीक्षा से कुछ दिन पहले विद्यार्थियों से मुलाकात होती है, बात होती है। तो लास्ट ईयर कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई, उनके सामने अच्छे विद्यार्थी, पढ़ने लिखने में अच्छे, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी, लेकिन लास्ट टाइम में उनके सामने एक बड़ा प्रश्न था, और ये लास्ट समय था, लास्ट के कुछ 15 से 20 दिन। हमने डिटेल में तो सब पढ़ा था और रिवाइज किया था। अब इन 15 से 20 दिनों में हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब मैंने पूछा कि आप लोगों ने कुछ तो प्लान किया होगा, कुछ शॉर्ट नोट्स कुछ अपना बनाया होगा जो लास्ट टाइम में आप रिवाइज करोगे। तो उनका उत्तर था, ऐसा हमने कुछ भी नहीं बनाया, हर बार सिर्फ पढ़ा तो सीधा बुक से पढ़ा। अब क्या पूरी पुस्तक उठाकर, पूरी स्पेक्ट्रम उठाकर, पूरी इकोनॉमी की पुस्तक उठाकर, पूरी लक्ष्मीकांत उठाकर आप लास्ट के 10, 15, 20 दिन में रिवीजन कर सकते हो? उत्तर है नहीं। कारण क्या है? समय बहुत सारा लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय कॉन्फिडेंस घट जाएगा। तो अंतिम लगभग 20 दिन में आप क्या करोगे, या मोटा मोटा 1 माह में आप क्या करोगे, इसकी तैयारी अगर आप लास्ट 1 माह में प्रवेश कर चुके होगे तब करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। यानी आपको पता होना चाहिए कि मैं लास्ट 1 मंथ में क्या और किस डॉक्यूमेंट से रिवाइज करूंगी या करूंगा, ताकि फटाफट मेरा जो मटेरियल है उसे मैं रिवाइज कर पाऊं और मैं और ज़्यादा बेहतर ढंग से परीक्षा के लिए तैयार और कॉन्फिडेंट महसूस कर पाऊं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने क्या होने चाहिए, छोटे और हैंडी नोट्स होने चाहिए, जिनको अगर परीक्षा से कुछ दिन पहले भी आप रिवाइज करो तो अच्छे से रिवीजन आपका हो जाए। इसलिए जब आप अभी पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ें उसके साथ आपको अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स हो जिन्हें आप डेवलप कर रहे हो, जिनमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे आप शामिल कर रहे हो, ताकि परीक्षा से कुछ दिन पहले अगर आपको इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना हो तो इन शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, क्योंकि पूरी बुक अंतिम समय पे पढ़ पाना कोई अच्छा विकल्प नहीं होता। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये शॉर्ट नोट्स हो तो किस प्रकार के हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, A4 साइज सीट लेकर एक टॉपिक उठाना है और उसमें जो जरूरी बातें हैं उनको शामिल कर देना है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी कि आखिर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट कैसे बनाने। सबसे पहली बात, क्या प्रीलिम्स में आपसे मुद्दे, चुनौतियां, वे फॉरवर्ड ऐसा कुछ पूछा जाता है? उत्तर है नहीं। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उसमें ये देख लीजिए कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है।
और इसका उत्तर हमें कौन देता है? फिर से वही बात, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमें बताता है कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे सिंपल मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए पीडीएस एक पूरा टॉपिक है जो मेनली इकोनॉमी में मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। अब पीडीएस से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रीलिम्स में कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सोचिए जरा, क्या प्रीलिम्स में उसकी कमियां पूछी जाएंगी? क्या वे फॉरवर्ड पूछा जाएगा? उत्तर है नहीं। प्रीलिम्स में अगर पीडीएस से कुछ पूछा जाएगा तो पीडीएस की व्यवस्था क्या है, मंत्रालय कौन सा है, एजेंसी कौन सी है, आर्थिक लागत की अवधारणा क्या है, केंद्र की जिम्मेदारी क्या है, राज्य की जिम्मेदारी क्या है, फूड सब्सिडी की अवधारणा क्या होती है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। ये 4-5 ऐसे एरिया है जहां से पीडीएस से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं एमएसएमई का एग्जाम्पल दूं, क्या एमएसएमई की चिंताएं प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएंगी? संभावना नहीं के बराबर है। एमएसएमई का एक्ट क्या है, मंत्रालय कौन सा है, एमएसएमई के लिए हमने क्राइटेरिया क्या रखे, क्राइटेरिया में किस प्रकार का बदलाव किया, और सरकार एमएसएमई के लिए किस प्रकार के इनिशिएटिव्स की शुरुआत कर रही है। ये सारे ऐसी एरिया हैं जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको संक्षिप्त नोट्स बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर किसी भी गिवन टॉपिक से प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही दूसरी बात, जब भी आप नोट्स बनाएं आपको सबसे पहले तो टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने नोट्स को संक्षिप्त रखना है, डिटेलिंग नहीं करनी, क्योंकि डिटेलिंग के लिए तो आपके पास अपना बेस मटेरियल है ही। जब भी कुछ भूलें, याद ना आए, तो आपके पास अपनी पुस्तकें हैं जिन्हें उठाकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अपने नोट्स को संक्षिप्त बनाइए और साथ ही क्रिएटिव बनाइए। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बड़े सिंपल एग्जाम्पल, आपको रेपो रेट लिखना है। आप क्या करेंगे? आपको पता है रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई किसको उधार देता है? बैंक्स को। सिंपल आप, और उसके पीछे क्या होता है? बंधक या सिक्योरिटी। सिर्फ ऐसे एक छोटी सी लाइन के माध्यम से आप रेपो का कंसेप्ट, बहुत बेसिक है। अगर एसडीएफ आपको बनाना है, आप क्या बनाएंगे? यह वह दर है जिस पर बैंक अपना पैसा किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं, बिना सिक्योरिटी। सिर्फ इतना लिख लीजिए, आपका अंतर स्पष्ट। आपको पूरी लाइन की रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर बैंक अपना पैसा जो है बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, या एसडीएफ वो दर है जिस पर आरबीआई बैंक से उधार लेता है या बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास पार्क करते हैं। इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल एक फ्लो चार्ट टाइप लाइन, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनोवेटिव बनना पड़ेगा नोट्स में। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपैरेटिव होती हैं। जैसे आप देखोगे विभिन्न विभिन्न प्रकार के बिल हैं। अच्छा, बिल को लेकर राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? आपको चार्ट बना लेना, एक सिंपल टेबल, साधारण बिल, वित्त बिल, है ना, धन विधेयक, राष्ट्रपति की शक्ति। अलग अलग प्रकार की आपातकाल है, आधार लिख लो, अलग अलग प्रकार की आपातकाल टेबल बना लो कि अलग अलग प्रकार की आपातकाल के संदर्भ में क्या स्थिति में हमें अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आपको अगर संरक्षित क्षेत्र की तुलना करनी है कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में क्या नियम है, टाइगर रिजर्व के मामले में क्या नियम है, या फिर आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में क्या नियम है, तीनों चारों और साइड में आधार, और उस आधार पर अंतर करते हुए टेबल बना लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप टेबल बना रहे हो, ज्योग्राफी में मैप्स के माध्यम से चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, या इकोनॉमी में इस प्रकार के फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करके जो मूलभूत और ज़रूरी बातें हैं, जब उन्हें आप अपने नोट्स में शामिल करोगे तब कहीं जाकर आपके नोट्स प्रभावी बन पाएंगे। और आपके नोट्स में मूलभूत जो बातें हैं या समझ है, उनके रिफ्लेक्शन के साथ साथ इवॉल्विंग ट्रेंड्स को भी शामिल करना होगा। जैसे मैं इकोनॉमी के संदर्भ में बताऊं तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं उसमें सिर्फ इतना लिख लिया कि देखिए प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष, संक्षिप्त में लिख लिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में ट्रेंड क्या रहा है। तब कहीं जाकर उस टॉपिक के बारे में जो स्टैटिक है और जो करंट है
वो आपका समग्र तौर पर तैयार होगा। अब आप सोचोगे फिर तो हम किताबें छानते रहेंगे, हम पढ़ कब पाएंगे? इसका उत्तर ये है कि जब आप स्टैटिक, और मैं बार बार कहती हूँ कि स्टैटिक और करंट अफेयर को साथ लेकर चलना है, एटलीस्ट तब जब आप रिवीजन कर रहे हैं। जब स्टैटिक और करंट अफेयर साथ साथ पढ़ोगे तो आप देखोगे आप जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो भी बेहतर होंगे, उसमें स्टैटिक और करंट दोनों का रिफ्लेक्शन होगा, और साथ ही आपको करंट अफेयर में को पढ़ने में जो समय लगता है वो समय भी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि कोई भी मासिक पत्रिका कुछ भी उठाकर देख लीजिए, जो करंट अफेयर है उसमें भी बड़ा कंपोनेंट क्या है? स्टैटिक पोर्शन ही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नीतिगत दरों में बदलाव किया, तो उस बदलाव के बाद यही लिखा रहता है कि रेपो रेट क्या है, एसडीएफ क्या है, एमएसएफ क्या है। तो जो करंट अफेयर है उसका भी बड़ा पोर्शन कुछ और नहीं बल्कि क्या है? स्टैटिक ही है। तो जब करंट और स्टैटिक दोनों को जोड़कर पढ़ोगे तो दोहराव या डुप्लीकेशन कम होगा, सीमित समय में ज़्यादा एफिशिएंटली आप पढ़ पाओगे। एक बात और सोचिए, हम करंट अफेयर अलग पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन अलग पढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर से सिर्फ जो करंट में चर्चा में रहा वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट के चलते स्टैटिक इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा पॉलिटी में कि करंट अफेयर में क्या चर्चा में रहा जिसके चलते स्टैटिक का ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया? ये बात हमें इकोनॉमी में, ये बात हमें जो है एनवायरनमेंट में कैसे पता चलेगी? तो जब हम साथ पढ़ रहे होते हैं तब एटलीस्ट हमें ये पता है कि स्टैटिक में भी देखिए ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें चर्चा में रही हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि अगर आप एक भी इनपुट डालें तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप पढ़ें वो स्मार्ट वे से पढ़ें। और स्मार्ट तरीके से पढ़ने का एक तरीका क्या है कि आप स्टैटिक और करंट अफेयर को जोड़कर पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें बल्कि जो करंट का ट्रेंड या रिफ्लेक्शन है वो आपके संक्षिप्त नोट्स का भी हिस्सा संक्षिप्त में एटलीस्ट होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं। फिर आपके पास ईयरली डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका सहारा आप ले सकते हो। तो जो मेरा सुझाव है, चाहे आप क्यूआरएम को बेस बनाएं, चाहे आपके पास कोई और कहीं से आपको अच्छा प्रिंटेड संक्षिप्त मटेरियल मिल रहा, आप उसको आधार बनाएं, आपके पास संक्षिप्त नोट्स होने चाहिए। आप चाहें तो ऐसे नोट्स आप खुद भी बना सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि उनमें जो जानकारी हो वो अपडेटेड हो, जानकारी संक्षिप्त ढंग से लिखी गई हो, जानकारी इनोवेटिव ढंग से शामिल की गई हो, ताकि चीज़ों को याद रखना और रिटेन करना आपके लिए आसान हो जाए। मैं नहीं चाहती कि सेशन के बाद आप भी वो विद्यार्थी बने जो परीक्षा से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले ये विचार कर रहा होता है कि अब कौन से सब्जेक्ट की पूरी बुक उठाकर मुझे पढ़नी है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी पुस्तकें अंतिम कुछ दिनों में नहीं पढ़ी जाती। जो हम पढ़ते हैं, जो रिवाइज करते हैं वो तो याद रहता है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के संदर्भ में जो हमने पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं कि पीवाईक्यू को आधार बनाकर रखना है, साथ ही अपने मटेरियल को सीमित रखते हुए आपको पढ़ने के तरीके पर काम करना, और पढ़ने का तरीका ऐसा हो जिसमें जो सिर्फ लिखा है आप उसे नहीं पढ़ रहे बल्कि रीडिंग बिटवीन द लाइन करने की कैपेबिलिटी आप जनरेट कर पाएँ। आप रीड ना करें बार बार बल्कि आप रिवीजन करें, और रिवीजन वो होता है जिसमें स्मार्टनेस का एलिमेंट हो, जिसमें आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। साथ ही जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने संक्षिप्त नोट्स भी बनाइए, ताकि अगर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 20 दिन पहले आपको रिवाइज करना हो तो आपके पास संक्षिप्त हैंडी नोट्स हो जिन्हें आप उठाएं, रिवाइज करें और आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ, मैंने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज या अच्छे से कवर कर लिया है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। अब सारी चीज़ें करनी कैसे हैं? अभी मैं आपको 4 माह की रणनीति बताऊंगी कि कैसे कैसे आप अपने समय को विभाजित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी पढ़ें उसमें लिंक होना चाहिए। अगला सुझाव, लिंक क्या होना चाहिए? मैं इकोनॉमी पढ़ने वाली हूँ, इकोनॉमी में भी मान लीजिए मैं राजकोषीय नीति पढ़ने वाली हूँ। पहले मैं राजकोषीय नीति के क्वेश्चन देखूंगी, पीवाईक्यू, उसके बाद मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगी। जब मैं पढ़ूंगी अब तो मैं कुछ शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी।
करंट अफेयर में क्या ध्यान देना है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन जब मैं पढ़ूंगी शॉर्ट नोट बनाऊंगी तो पीटी 365 अब आने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है इकोनॉमी का पीटी 365 आने में भी। तो मैं राजकोषीय नीति के संदर्भ में पीटी 365 में भी जो दिया हुआ है या जो भी करंट मटेरियल मैं पढ़ रही हूँ उसे भी मैं लिंक करके पढ़ूँ। मैंने करंट स्टैटिक को लिंक करके पढ़ा और पढ़ते टाइम मैंने ध्यान दिया कि यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं पढ़ूं तो एटलीस्ट इस ढंग से पढ़ूं कि जो प्रश्न पूछे जाएं उनको मैं हल कर पाऊँ। अभी सिर्फ आपने पीवाईक्यू देखी, अभी आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं। जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाए आपको क्या करना है, पीवाईक्यू हल करने हैं। और प्लस जब ऐसे ऐसे मिलाकर कुछ और यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आप मॉक टेस्ट देने के लायक बन जाओ तो आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। ये लिंक होना चाहिए। पहले पीवाईक्यू देखो, करंट और स्टैटिक को जोड़कर पढ़ो, साथ ही जो शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा करो। उसके बाद पीवाईक्यू हल करके देखो आप हल कर पा रहे हो या नहीं। उस यूनिट उस टॉपिक से जुड़े हुए मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अच्छा, मॉक टेस्ट देना या अभ्यास करना अत्यधिक जरूरी है। और सिर्फ टेस्ट देने से ही आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको पोस्ट टेस्ट एनालिसिस यानी पीटीए भी करना पड़ेगा। सबसे पहले जो एक आम गलती होती है, हम सब सोचते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मेरी तैयारी परफेक्ट होगी तब मैं टेस्ट देना शुरू करूंगा या करूंगी। ट्रस्ट में ऐसा कोई परफेक्शन वाला दिन नहीं आता। इवन जिस दिन आप फाइनल एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस भी आप देने गए, उस दिन भी ऐसा नहीं होता कि आपकी 100% तैयारी पूर्णतः परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्शन का आइडिया एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अपनी तरफ से पीवाईक्यू देखकर अच्छे से टॉपिक को पढ़िए और फिर उसका टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन सिर्फ मॉक टेस्ट में ही कर देना है। मॉक टेस्ट भी तो आपको परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है। तो वहाँ भी जो गलतियाँ आप करोगे वो गलतियाँ आपको सीखने का अवसर देती हैं। तो मॉक टेस्ट को सीखने के अवसर के तौर पर इस्तेमाल करना है, ना कि मॉक टेस्ट के प्रदर्शन से अपने आप को अत्यधिक जज करना है। ऐसा नहीं करना। अपनी गलतियों के बारे में पता लगाओ, सुधार करो और सीखो। यही सीखने की प्रवृत्ति है और यही सीखने की प्रकृति भी है। इसी प्रकार से सीखकर हम अपनी गलतियों को कम करते जाते और अपने आप को फाइनल परीक्षा के लिए तैयार करते जाते। क्लियर है? अब जब आप टेस्ट देकर आ गए तो आपको क्या करना है? आपको करना है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। क्या होता है ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस? जब टेस्ट देकर आने के बाद आप जो टेस्ट देकर आए हैं उस पर गहनता से विचार करें और कुछ बातों पर ध्यान दें। जैसे कि सिंपल में एग्जांपल दो, मान लीजिए मैं कोई एक टेस्ट देकर आई, मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं आकर देखती हूँ कि मेरे 48 क्वेश्चन सही हुए। अच्छा, कितने ऐसे हुए जो गलत हो गए? लगभग 32। यही हुआ ना, 48 32 लगभग 80। अच्छा, अब मैं ये सोचूं, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं ये सोचूं कि इस 48 में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्फिडेंटली मुझे आते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ गैस वर्क के चलते मेरे सही हो गए, जो मुझसे गलत हुए उसमें ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आ रहे थे लेकिन फिर भी मैं सही नहीं कर पाया या नहीं कर पाए, और कैसे कितने क्वेश्चन ऐसे थे जहां सिर्फ गैस वर्क किया लेकिन उत्तर सही नहीं हो पाया। ये एक कंपोनेंट है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस का, ये पूरा कंपोनेंट नहीं है। देखिए इससे क्या पता चलता है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास और कंप्लेन एक रहती है कि देखिए मैम, ऐसे क्वेश्चन जहां हम थोड़ा सा भी गैस वर्क करते हैं सामान्यतः हमारे हित में नहीं जाते, सामान्यतः हमारा ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है वो गलत हो जाता है और हमें घाटा होता है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए सुझाव है, आपको अच्छे से ये देखना है कि वास्तव में जिन्हें आप सही मान रहे हो, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंटली आपने सही किया, आप देखोगे उसमें भी कुछ गैस वर्क था जो सही हो गया, और कुछ क्वेश्चन जो
आपसे गलत हुए, वो ऐसे क्वेश्चन कितने गलत हुए, हम समग्र निकालेंगे कि देखिए मैंने 15 क्वेश्चंस पर रिस्क लिया, मेरे 5 सही हुए, मेरे 10 गलत हो गए। 5 सही होने से आपको मिले 10 अंक। अच्छा, और 9 और 10 सही होने से आपके कितने अंक गए? तो आप तुलना कीजिए कि आप नेट गेन की स्थिति में हैं या नेट लॉस की स्थिति में है, और अपना एरिया आइडेंटिफाई कीजिए कुछ टेस्ट के साथ। सिर्फ एक टेस्ट के साथ ऐसा निर्णय नहीं लेना है। क्या निर्णय? क्या मुझे वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जो मुझे पूर्णतः आते हैं, या मुझे थोड़ा रिस्क लेना चाहिए? मेरे मामले में मेरा नेट स्कोर कब हाई रहता है, ये कैसे पता चलेगा? जब पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करोगे। जब पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि आते आते क्वेश्चन भी मेरे से गलत क्यों हो रहे हैं, प्रश्न पढ़ने में चूक हो रही है, विकल्प पढ़ने में चूक हो रही है, मैं प्रश्नों का उत्तर देते समय ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आखिर मेरे साथ कारण क्या है। ठीक है। अच्छा, जो मुझे नहीं आ रहे, जिनके संदर्भ में मैंने गैश वर्क किया, या जिन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, आखिर वो क्वेश्चंस मुझे क्यों नहीं आ रहे? मैंने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, मेरे मटेरियल में वो अच्छे से कवर नहीं है, या फिर वो टॉपिक्स तो मैंने पढ़े हैं लेकिन मैंने इस ढंग से नहीं पढ़े कि ऐसा कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर मैं दे पाऊँ। आखिर सीमितता क्या है, उसे आइडेंटिफाई करो, और फिर से कुछ समय, कुछ घंटे जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 घंटे किसी एक दिन उस सब्जेक्ट को जरूर दो, और जो आपकी कमियां रहीं उन कमियों पर काम करो, और फिर आगे। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा, अगला सब्जेक्ट अगर आप पॉलिटी उठा रहे हो, उसकी कुछ यूनिट उठा रहे हो, सेम रणनीति। पीवाईक्यू देखो, इकोनॉमी का जो मॉक टेस्ट पीवाईक्यू देखकर लर्निंग मिली कि पढ़ने में मेरी ये कमियां थी, इन्हें सुधारा जा सकता है, उसे फिर से अप्लाई करो और अगले सब्जेक्ट को और बेहतर ढंग से तैयार करने की कोशिश करो। उसमें भी कुछ कमियां रहेगी, है ना, उन पर काम करो, अगले सब्जेक्ट को और बेहतर ढंग से तैयार करने की कोशिश करो। तो जब हम इस प्रकार का विचार मंथन करते हैं, तब कहीं जाकर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होता है। टेस्ट देने का मतलब केवल अंक देख लेना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। कई बार एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में आप देखोगे कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, हाईली अनप्रिडिक्टेबल। मतलब आप ये कहो कि मैंने ये पढ़ लिया, मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, ये संभव नहीं है। हो सकता है कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दे दें, कुछ प्रश्नों का उत्तर बहुत पढ़कर भी आप ना दे पाए। तो जब हम एनवायरनमेंट जैसे क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, और वो मॉक टेस्ट हमारे लिए जानकारी का स्रोत भी बनता है। मान लीजिए एक XYZ टेस्ट कोड में मुझे 15 क्वेश्चन ऐसे मिले जो मेरे लिए नए थे, या जिनके संदर्भ में मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर मैं क्या करूँगी? ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगी? मेरा जो टेस्ट पेपर है, ध्यान रहे, उसका फ्रंट पेज पर, उसके फ्रंट पेज पर वो 10 से 15 क्वेश्चन लिखे होंगे। क्योंकि ध्यान रहे, आपको रिवाइज सिर्फ पुस्तकों को नहीं करना, लास्ट में मॉक टेस्ट का भी रिवीजन करना होता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे नए क्वेश्चन आए, नए कंसेप्ट आए जो आपने उस समय पढ़े, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, तो परीक्षा में अगर वहाँ से कुछ पूछ भी लिया गया तो वो आपके लिए मददगार नहीं रहेगा। इसलिए आपके मॉक टेस्ट का, अगर ऑनलाइन आप दे रहे हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लीजिए, अदरवाइज आपके टेस्ट पेपर के फ्रंट पेज पर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए जिनमें आपको डिफ़िकल्टी है, ताकि जब भी आप उस मॉक टेस्ट को रिवाइज करें, उसका अप्रोच पेपर उठाएं, तो स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस पर ध्यान दें, सभी प्रश्नों को ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप 20-30 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, सबका पूरा अप्रोच पेपर पढ़ना संभव नहीं है। तो एटलीस्ट आप जब टेस्ट देकर आए, ये काम टेस्ट देकर आओ तब करना पड़ेगा। अगर पोस्टपोन कर दिया तो आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि टेस्ट देकर आए एक दिन तक हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी ताज़ा रहती है, हमें पता है क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, कहाँ कमी थी, क्या थी। तो इस समय अगर आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करोगे तो समय भी कम लगेगा, और उस पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके फ्रंट पेज पर आनी चाहिए, और उसमें सबसे प्रमुख है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ कोई नई जानकारी है जो आपके पास नहीं थी, जिसके लिए आप उस अप्रोच पेपर की मदद ले सकते। कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लगता है। ध्यान दीजिए, शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं बल्कि समय का सदुपयोग है। धीरे धीरे आप देखोगे जब आप 4-5 टेस्ट के साथ पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करोगे तो आपका लगने वाला समय कम हो जाएगा।
तो मैसेज यही है कि जब भी पढ़ो उसे पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट से चीज़ों को लिंक करके पढ़ो। पहले पीवाईक्यू देखो, पढ़ो, फिर पीवाईक्यू सोल्व करो, मॉक टेस्ट सोल्व करो, मॉक टेस्ट का पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करो। वहाँ से जो लर्निंग आए उसे आगे पढ़ने की कोशिश जब आप करें तो वहाँ अप्लाई करें। ये जब पूरा सिंक बनेगा तब कहीं जाकर आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जब भी पढ़ेंगे तो ये सिंक बनाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? करंट अफेयर को लेकर क्या अप्रोच है? सबसे पहले करंट अफेयर के बड़े भारी भारी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको देखकर हम घबरा जाते हैं। बेसिक सा डाउट ये रहता है कि मैंने पूरी साल मंथली मैगजीन पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पढ़ी या नहीं पढ़ी, दोनों ही केस में मासिक पत्रिका पढ़नी चाहिए या ईयरली डॉक्यूमेंट जैसे PT 365 इत्यादि को रेफर करना चाहिए। एक अंतर मैं भली भांति स्पष्ट कर दूं कि दोनों में कोई खास अंतर है ही नहीं। बात यह है, मासिक पत्रिका में मुख्य परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूज़ होती है, PT 365 में सिर्फ जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ है वो शामिल होती है। अगर आपने मासिक पत्रिकाएं अच्छे से व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ी तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है कि आप PT 365 का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप करंट अफेयर भी पढ़ें तो भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, उनको ध्यान में रखो। उनकी ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए कि करंट अफेयर से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम पूछी जा रही हैं या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जहां से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सही तरह के हैं या क्वेश्चन डिटेल में आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के चलते सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा जाता है या स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है। मासिक पत्रिकाओं में या ईयरली डॉक्यूमेंट में बहुत सारे तथ्य होते हैं। क्या सारे तथ्यों को आप डाइजेस्ट कर सकते हो? उत्तर है नहीं। तो पता होना चाहिए कि जब यूपीएससी तथ्य भी पूछती है तो किस प्रकार के पूछती है। क्या हर एक अंतिम बात को याद रखने की आवश्यकता है? जब इतना स्मार्ट वे से प्रिपेयर होकर आप करंट अफेयर को अप्रोच करोगे तब करंट अफेयर को आप रिटेन कर पाओगे। अन्यथा जानकारी इतनी है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो प्रायोरिटाइज करो और पीवाईक्यू की लर्निंग का इस्तेमाल करो। जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो। साथ ही आप क्या कर सकते हो, अब PT 365 तो एक के बाद एक आती जाएंगी, हर एक के आप नोट्स बना पाओ ये संभव नहीं। तो एक सरल तरीका मैं बता सकती हूँ करंट अफेयर के लिए, वो ये है कि जब भी आप PT 365 या जो भी पत्रिका पढ़ें अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करें या हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे एक कलर से हाईलाइट कर लें, उसके बाद जो आपको दूसरे स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारी लग रही है उसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर लें, ताकि जब भी आप दोबारा रिवीजन के लिए इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, है ना, पॉलिटी, जिसकी भी मासिक पत्रिका या ईयरली करंट अफेयर डॉक्यूमेंट खोलें, आपको हर बार लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड ना पढ़ना पड़े, बल्कि आपने देखा कि देखिए ऑरेंज कलर के हाईलाइट से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, ग्रीन से मैंने उसके बाद सेकेंडरी को, तो इन्हीं चीज़ों को मैं तेज़ी से पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। जहाँ कोई दिक्कत आएगी, जहाँ कोई समस्या आएगी, वहाँ पर फिर मैं चीज़ों को डिटेल में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो आप हाईलाइट करके नोट्स नोट्स बनाने का जो एफर्ट है उसे थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना तो करना पड़ेगा। और हाईलाइट करो तो ध्यान रहे ज़रूरी बातों को हाईलाइट करो, क्योंकि कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है क्या कम ज़रूरी है, और हम गलत चीज़ों को इम्पोर्टेंट मान लेंगे तो इससे अंततः क्या होगा, हम गलत बातों को याद करेंगे और जो परीक्षा में पूछा जाएगा हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और ध्यान रहे कि जो करंट अफेयर है ये सिर्फ कोई घटना नहीं है, बल्कि ये डेवलपमेंट भी है। किसी एरिया स्पेसिफिक में कुछ सालों से क्या हो रहा है उसका ट्रेंड भी करंट अफेयर ही कहलाता है, तो वो ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, डेट टू जीडीपी रेशो, टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये सारे ट्रेंड है जो करंट अफेयर में कवर होते हैं। करंट अफेयर में मानव की जीवन शैली से जुड़े हुए भी कुछ ट्रेंड चलते हैं, जैसे च्युइंगम कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि काफ़ी सालों से देखा जा रहा है व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर रहा है, और इनमें प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं होता है ना, नॉन डिग्रेडेबल होता है, लंबा समय लेता है निम्नीकृत होने में। जब ऐसे च्युइंगम को यहाँ वहाँ थूक दिया जाता है, पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, तो वो पर्यावरणीय चिंताएं पैदा करता है। तो ये जो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या ये जो सारे डेवलपमेंट हैं ये भी करंट अफेयर का हिस्सा बनते हैं।
तो करंट अफेयर को किसी दिन विशेष या किसी अवधि विशेष में होने वाले घटनाक्रम तक सोचना या वहां तक सीमित करना उचित नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते थे जो आपके लिए इजी कैच हो, लेकिन उनको सॉल्व करने का अवसर आप खो देंगे। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए आपको क्या करना है, आने वाले जो कुछ माह है, सीसेट को नहीं भूलना है, सीसेट पर मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगी, आने वाले कुछ माह के लिए आपको अपनी एक रणनीति बनानी है। जैसे अब सबका अपना प्लान हो सकता है, मैं एक रफ आइडिया आपको देती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि इन 4 माह में कितने दिवस हमारे पास होंगे, कितने दिन होंगे 4 माह में? लगभग 120। ठीक है, सीसेट भी अच्छा होना जरूरी है। 120 के आसपास हमारे पास दिन होंगे और मैं मान के चल रही हूँ कि इन 120 दिन में एटलीस्ट हम 3 बार रिवीजन करेंगे। हमारा जो पहला रिवीजन होगा वो कंपैरेटिवली किस प्रकार का रिवीजन होगा? डिटेल प्रकार का रिवीजन होगा, और उसके बाद तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त, और उसके बाद जो हमारा रिवीजन होगा वो सबसे संक्षिप्त होगा। तो अगर मैं बात करूं 120 डेज की, है ना, इसमें से अगर मैं ये कहूं कि लास्ट टाइम बिल्कुल संक्षिप्त प्रकार के रिवीजन के लिए मुझे रखने हैं कुछ लगभग 10 से 15 दिन, उससे पहले वाले लगभग 20 से 25 दिन मुझे उससे पहले वाला जो थोड़ा सा डिटेल रिवीजन करना होगा उसके लिए रखने। ठीक है, तो लगभग आप देखोगे 35 के आसपास तो हमारे दिन यहीं कंज्यूम हो गए। हमारे पास लगभग कितना बचा? 80 से रफ आइडिया मैं लेकर चलती हूँ 90 के बीच दिन बचे हैं पहले रिवीजन के लिए, क्योंकि अभी 4 माह में भी तो कुछ दिन बाकी है ना, बाकी है ना। तो लगभग 85 से 90 दिन बचते हैं हमारे पहले और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले पीवाईक्यू से जो लर्निंग ली उससे हमें समझ में आया इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री के इतिहास के सर्टेन पोर्शन हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे में आप देखोगे इतिहास के ही कुछ हिस्से, और क्या क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे भी सब्जेक्ट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही हमने क्या देखा, इन सब से जुड़ा हुआ करंट अफेयर भी है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोर सब्जेक्ट्स को उठाएंगे और एक कोर सब्जेक्ट को रफली, देखिए मैं हर कहीं डेज को रेंज में लिख रही हूँ, कारण क्या है, हो सकता है किसी को रिवाइज करने में 80 डेज लग जाएं, हो सकता है किसी को 86 88 डेज लग जाए, है ना, तो वो थोड़ा सबका ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफ ड्राफ्ट की इतने दिन आपको फर्स्ट डिटेल रिवीजन में देने पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रीफ रिवीजन, और उसके बाद सबसे ब्रीफ रिवीजन। क्लियर है? चलिए, अब हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें करना क्या है ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ एक दिन में लेकर आगे बढ़ती हूँ, वो आप लोग देख लेना। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपका वर्कलोड या आपका जो है स्टडी लोड अलग होगा, टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। अगर आप क्लास कर चुके हैं, आप सिर्फ घर बैठकर अब तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तब आप देखोगे कि आपको जो समय मिलेगा वो अलग होगा, है ना। मैं एवरेज आधार पर बात करूं तो आप 2 विषयों को एक साथ लेकर चल सकते हो, लेकिन जब 2 विषयों का आप चयन करें तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जो आपके लिए थोड़ा लाइट रहे। लाइट मतलब एक सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपकी उतनी कमांड नहीं है, एक आप वो सब्जेक्ट उठा सकते हो, और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा जो आपके लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ा रिलैक्सिंग है, आप ऐसा सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को लगता है कि मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे ज्योग्राफी में दिक्कत आती है, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी को साथ लेकर चल सकते हो।
अगर आपको लगता है कि मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मुझे इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कत आती है, आप इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जैसे भी आपको उचित लगे, एक थोड़ा जो आपके लिए टफर साइड हो और एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए थोड़ा इजी साइड हो, दोनों को मिलाकर आप एक संतुलन बना सकते हो। 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में लेकर आगे बढ़ सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसा विद्यार्थी हूँ जो 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर प्रतिदिन नहीं पढ़ सकता, आप फिर सिंपली ये भी कर सकते हो कि आप अपना एक सब्जेक्ट, उसका करंट अफेयर साथ लेकर आगे बढ़ो। वो जैसे भी आपकी खुद की मनोवृत्ति है उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे अनुसार 2 सब्जेक्ट एक दिन में अगर हम लेकर चलते हैं तो बोरियत भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा जो है फैलता भी नहीं कि थोड़ी देर में ये पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में वो पढ़ रहे हैं। नहीं, आप 2 से ज़्यादा उठाते हो तो आप सोचोगे, आप देखोगे एक पेज, एक बुक के या एक जो है सब्जेक्ट की एक चैप्टर आपने पढ़ी नहीं कि टाइम हो गया, फिर एनर्जी दूसरे पे शिफ्ट हो रही है, फिर तीसरे पे। तो 2 सब्जेक्ट तक उठाने की रणनीति सही रहती है और 2 सब्जेक्ट को मिलाकर आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन लेकर चलती हूँ, आपको इन दोनों को अच्छे से डिटेल में पूरा करने में लग जाते हैं 20 से 25 दिन। जब आप इनको पूरा करें तो क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जब पूरा करें तो वो जो पहले बताया था, आप PYQ भी देखें, पहले जो जो यूनिट्स पढ़ें उसके बाद PYQ देखें, क्लियर है। और साथ ही इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए जितना जितना आपका पोर्शन कवर होता जाए, आप मॉक टेस्ट भी देते रहें। और साथ ही चूंकि अब आपकी मासिक पत्रिकाएं या जो ईयरली बुकलेट्स हैं वो कुछ समय में आ चुकी होंगी, तो अगला काम तो क्लियर हो गया। चलिए, जो अगला काम आपको करना होगा, मैं एक बार फिर से यहां ड्रॉ कर, हाँ अभी आती हूँ। इनका क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने पेज पढ़ने चाहिए। अभी मैं आती हूँ। मैंने कहा कि हम लगभग 80 से 90 दिन पहले अपने वृद्ध रिवीजन पे देंगे और इसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखा था, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, यही मैंने अभी तक बताया। अच्छा, हम लगभग 20, 22, 25, मैं बताती हूँ, ये मैं 3 आंकड़े क्यों लिख रही हूँ, इतनी दिन इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करने में देंगे। और कवर करने की रणनीति क्या होगी, पहले हम जो भी पढ़ें PYQ देखेंगे, जब हमारी यूनिट्स कवर होती जाएं तो फिर PYQ हमें सॉल्व करना है और उसके साथ हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं और मॉक टेस्ट देकर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस भी हमें कर लेना है। अभी के लिए सुन के लग रहा होगा कि अरे 2 सब्जेक्ट के लिए 20, 22, 25 दिन तो बहुत हैं, लेकिन जब वास्तव में इस सिंक के साथ आप पढ़ोगे, और भूलना नहीं है जो पहले मैंने जितने सुझाव दिए वो यहाँ काम आएंगे। उसमें से एक सुझाव क्या है, जब आप जैसे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी करंट अफेयर है, इकोनॉमी में तो काफ़ी कुछ होता ही है, आप इनका करंट अफेयर भी साथ पढ़ोगे। जब मुद्रा और बैंकिंग पढ़ो तो मुद्रा और बैंकिंग से जुड़ा हुआ ईयरली मैगजीन में क्या कुछ कवर हुआ है वो कवर होना चाहिए। जब आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ो तो करंट अफेयर में क्या कवर हुआ है वो साथ कवर होना चाहिए। और ना सिर्फ पढ़ो, अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो साथ ही संक्षिप्त में शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जब इस तरह से आप पढ़ोगे तब कहीं जाकर होलिस्टिकली आपकी तैयारी हो पाएगी और इस तैयारी पर आपको कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। और ये जो मैंने 20, 22, 25 दिन लिखे, हो सकता है कोई बच्चा 20 दिन में कर ले, किसी को 22, 23 दिन लगे। अब ये जो लास्ट के और बचे हुए 2 दिन हैं, ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिन में आप जल्दी से, तेजी से जितना कुछ आपने 20, 22 दिन में पढ़ा है, माइंड मैपिंग के साथ इसका रिवीजन करेंगे ताकि लास्ट के 2 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाए। इस बिंदु पर ध्यान देना है, माइंड मैपिंग के साथ रिवीजन। यानी मैंने 22-23 दिन पढ़ा, PYQ सॉल्व किए, मैंने मॉक टेस्ट दिया, करंट अफेयर भी साथ पढ़ा। अब मैं पुस्तक बंद करती हूँ और मैं एक एक यूनिट पर आती हूँ। जैसे इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी, ओके ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में ठीक है, मैं फिस्कल पॉलिसी का अर्थ ये होता है, फिस्कल पॉलिसी के ठीक है उद्देश्य ये हैं। अच्छा, इसमें जो है
सरकारी बजट व्यवस्था अगर पढ़ें तो राजस्व खाता ये है, ठीक है, उसमें ये शामिल होता है। पूंजी खाता ये है, ठीक है, पूंजी खाते में ये शामिल होता है, ठीक है। अगर राजस्व की बात करें तो कर है, गैर कर है, ठीक है, कर में ये शामिल है, गैर कर में। जहाँ मैं अटकूँ वहाँ मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी है, मेरे पास बेसिक मटेरियल भी है, जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा था उन्हें मैं फिर से खोल कर देखूँ। इस प्रकार से अपने मस्तिष्क पर जोर देकर आप 2 दिन माइंड मैपिंग करते हुए रिवीजन करोगे, तब कहीं जाकर चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। क्योंकि एक बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक्टिव लर्नर बनकर नहीं बल्कि पैसिव लर्नर बनकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ते जाते हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन कभी भी उस सब्जेक्ट मैटर को अपने से अलग करके अपने मस्तिष्क पर जोर देकर माइंड मैपिंग करते हुए हम रिवाइज करने की कोशिश नहीं करते। एक बार पढ़ने के बाद ये करके देखना, ट्रस्ट मी, आपकी जो लर्निंग आउटकम होंगे एटलीस्ट उस पे 20 से 30% का फर्क अकेले इस एक्टिविटी से पड़ेगा। और यही काम आपको 2-2 के कॉम्बिनेशन में बाकी सब्जेक्ट के साथ भी करना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो मोटा मोटा 80 से 90 दिन के बीच आप 4 सेट में ऐसा करोगे तो मतलब आप 8 सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके होंगे। मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण हमारे सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब मेरे हाथ में है शॉर्ट नोट्स। मैंने मॉक टेस्ट को भी एनालाइज कर लिया है, कौन कौन सा नया कंटेंट, नई बातें मिली वो मेरे पास हैं। अब जो मेरा 20 से 25 दिन वाला रिवीजन होगा, ये रिवीजन शुरू हो जाएगा। इस रिवीजन में मैं फिर से क्या, आप ये कर सकते हो कि 4 दिन के आसपास या 5 दिन के आसपास का समय 2 सब्जेक्ट को एक साथ दे सकते हो, या आपको लगे कि नहीं अब एक एक सब्जेक्ट करके फटाफट आगे बढ़ते हैं तो 2-2 दिन के आसपास का समय एक सब्जेक्ट को देकर आप आगे बढ़ सकते हो। फटाफट 2 दिन पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी में क्या रिवाइज करना है, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो बैठकर मुझे हाँ चाहो तो 5 दिन 2 सब्जेक्ट को दे दो, वो आपको जैसा सही लगे। हाँ, अगर एक दिन में एक लेना चाहो तो आप वो कीजिए। आपको ये लगता है कि नहीं 5 दिन में 2 सब्जेक्ट, वो सबकी अपनी रणनीति हो सकती है। ऐसे करते हो आप फटाफट आगे बढ़िए। और यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बताया था, आपको रीड नहीं बल्कि रिवीजन करना है। और जब रिवीजन करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, अगर मैं पॉलिटी की बात कर रही हूँ तो ये पॉलिटी के 4 चैप्टर हैं जो मेरे लिए डिफिकल्ट पड़ते हैं। मैं अपने बेसिक मटेरियल में से पढ़ूंगी तो सिर्फ यही चैप्टर्स, बाकी उसके बाद मुझे एसएन यानी शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स में मैं कहीं अटक जाऊं, मुझे कुछ याद ना आए डिटेल में, तब मैं अपने बेसिक मटेरियल को रेफर कर सकती हूँ। साथ ही जो मॉक टेस्ट मैंने दिए थे उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन, ऐसी बातें लिखी हुई थी जो मैं नहीं जानती थी, जो नई मैंने मॉक टेस्ट से सीखी हैं, तो मैं उठाकर पॉलिटी के अपने मॉक टेस्ट को भी रिवाइज कर डालूंगी। और साथ ही उस समय तक जब लगभग 1 महीना बचा होगा या इससे भी कुछ समय पहले आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर चुके होंगे, तो अपना मोटा मोटा 1 वीक में या 5 डेज में एक फुल लेंथ टेस्ट देने का शेड्यूल भी आपको बनाकर चलना है। ये सारी बातें अभी मैं आपको सिर्फ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, सीसेट की चर्चा अभी हम करेंगे। मोटा मोटा 20 से 25 दिनों में आपका दूसरा रिवीजन पूरा हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं पॉलिटी पढ़ी हूँ, मुझे पता है कि ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे कम आते हैं, मैं डिटेल में रिवाइज कर सकती हूँ इनको, क्योंकि 2-2.5 दिन में मुझे इतना समय मिल जाएगा। बाकी जो 10, 15, 20, 25 जितने भी पेज पर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैं उनको रिवाइज करूँगी। साथ ही मैंने मॉक टेस्ट दिए, उसके फ्रंट पेज पर 12 क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, 15 जहाँ से मुझे कुछ नया सीखने को मिला मैं उनको एक बार देख लूँगी। और प्लस इस बीच अगर मेरा कोई फुल लेंथ टेस्ट देने का शेड्यूल है तो वो फुल लेंथ टेस्ट भी मैं दे दूँगी। इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है। क्लियर है? उस समय पीटी 365 अभी हो चुका होगा, कुछ अपडेटेड आए, उसमें कुछ नया आ रहा है तो भी आप इस तैयारी के क्रम में उसे अपडेट कर लेंगे। अंतिम बचे आपके लगभग 10 से 15 दिन, इनमें आप और भी तेजी से रिवाइज करोगे। इनमें अब आप कुछ डिफिकल्ट चैप्टर इनके लिए ज़्यादा पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, मोटा मोटा
अब आपने इतना पढ़ लिया है कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, आपने जो टेस्ट दिए हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हो उनको रिवाइज कीजिए। अगर किसी टेस्ट देने में कहीं कोई कंसेप्चुअल दिक्कत आई, कुछ ऐसा टकरा गया जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप अपने बेसिक मटेरियल का सहारा ले सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि आपको हर बार रीरीड नहीं करना है। मैंने बताया कि अगर आप सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में है और आपको लग रहा है कि 3-4 चैप्टर इकोनॉमी में ऐसे मुझे कम आते हैं, 2 चैप्टर पॉलिटी में, तो यहाँ भी वो 4 चैप्टर पूरे के पूरे नहीं पढ़ने, बल्कि उनमें भी जो आपने हाईलाइट किया हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। और यहाँ जाकर अंतिम चरण में जाकर हम चीज़ों को और भी कंसोलिडेट कर देंगे, यानी जो बिल्कुल ज़रूरी है इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे। टेस्ट देना है हम टेस्ट देंगे, है ना, और जो नया कुछ सीखने का अगर अवसर मिल रहा है तो उस पर ध्यान देंगे, वरना जो हमने पढ़ा था उसको हम फटाफट रिवाइज करेंगे। तो आप अगर अभी से सही ढंग से तैयारी करना शुरू करो तो परीक्षा तक आपको 3 बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 20 से 25 दिन पहले, 20 से 25 दिन, है ना, और लास्ट के 10 से 15 दिन जो होंगे या उससे पहले वाले 20 से 25 दिन जो होंगे, उनमें आप क्या पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे, सारी पहले किसी लिए थी ताकि अब ये काम आ पाए। इसकी रणनीति आपको पहले बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, चाहे प्रिंटेड खुद बनाए हुए, तो आप देखोगे कि लास्ट के समय में आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करो। आप क्या फिर से सारी पुस्तकों को उठाकर पढ़ना शुरू कर दोगे? अगर आप करोगे, मान लीजिए एक बार पहले पढ़ भी लिया, तो भी आपको ऐसा करने में अगर इस बार 90 नहीं तो एटलीस्ट 60 से 70 दिन तो जरूर लगेंगे। उतना समय आपके पास अब है ही नहीं। तो आपको पहले से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। जब पहला आप डिटेल रिविजन कर रहे हैं या डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तब आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि लास्ट के 1 से 1.25 महीने के बीच आप क्या करोगे। जहां तक बात है सीसेट की, आप इसे चेतावनी समझ लीजिए, सुझाव समझ लीजिए। सीसेट को अब हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। मैं डरा नहीं रही, ये सिर्फ एक तरीका है कि आपको सच्चाई से अवगत करवाया जा सके। सामान्यतः बच्चों को लगता है कि सीसेट तो क्वालिफाई है ना, उसे तो हम किसी ना किसी प्रकार से क्वालिफाई कर ही लेंगे, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम सीसेट को लेकर अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, तो जो आपको करना है वो ये है कि सीसेट में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, सीसेट में आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। सीसेट में आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? अब स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखिए, आप विगत वर्षों के जो सीसेट के क्वेश्चन पेपर हैं, समय सीमा में ध्यान देना। आता तो मुझे मैथ्स बहुत सारा है, कॉम्प्रीहेंशन भी सारी आती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब समय सीमा में पेपर कवर करना हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, समय सीमा में सीसेट के कुछ पेपर लगा के देखने हैं। एक पेपर से निर्णय नहीं लेना है, एटलीस्ट 4-5 पेपर लगा के देखो। लगाकर ये देखो यूपीएससी की की से मिलाकर कि आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर 100 के इर्द गिर्द आ रहा है, कोई खास चिंता की बात नहीं है, आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। टेस्ट लगाए जाओ और थोड़ा सा अपने आप को सीसेट के लिए तैयार रखो। हाँ, कुछ यूनिट्स आपको लगे मैथ में ये चैप्टर्स है, मैं इजीली और सीख सकता हूँ, स्कोर और बढ़ सकता है, मैं और सेफर साइड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, इन चीज़ों पर काम कर लीजिए। बाकी अपने टेस्ट टाइम टू टाइम लगाते रहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 90-100 से कम है या पीछे है, तब आपको सीसेट के बारे में चिंता करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि क्वालिफाई करने के लिए तो 70 के आसपास नंबर चाहिए, ये हमारे 80 आ रहे हैं तो भी, क्योंकि आपको पता नहीं ना, एग्जाम प्रेशर में 4-5 प्रश्न तो ऐसे ही ज़्यादा सही या ज़्यादा गलत हो जाते हैं, आप जोखिम नहीं ले सकते। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, जब आपके अंक 90 से कम आ रहे हैं, तो आपको सीसेट के लिए अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और वो रणनीति क्या हो सकती है कि देखिए, सीसेट में
मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। सबसे पहले मेरे 2 स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मुझे कॉम्प्रीहेंशन करना, मुझे रीजनिंग करना काफ़ी पसंद है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन से, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। उसमें भी आप देखोगे आपका अनुमान सदैव सही जाए ये उचित नहीं है ना। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन एक रफ आइडिया। अच्छा, यानी मैं अपनी कमांड बना सकती हूँ रीजनिंग पर और कॉम्प्रीहेंशन पर। मैथ में मैं सेलेक्टिव 8 से 10 चैप्टर है ना सोल्व कर लूं, ताकि मैथ में भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़े तो मैं सी सेट फेल ना करूं। कुछ ना कुछ 8, 10, 12 क्वेश्चन मैं मैथ से सोल्व करने की स्थिति में भी रहूं। लेकिन मेरा कमांड एरिया क्या है? रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। किसी अन्य का कोई और कमांड एरिया हो सकता है, किसी अन्य का कोई और कमांड एरिया हो सकता है। लेकिन हाँ, इस तरह से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। मतलब अगर आप सी सेट में कमजोर हैं, 80 के इर्द गिर्द आपके नंबर आ रहे हैं तो भी और उससे कम आ रहे हैं तो भी, तो आपको प्रतिदिन अपनी पढ़ाई में कुछ समय सी सेट को देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो जीएस में जितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लो, जब तक सी सेट क्वालिफाई नहीं होता तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप निकालिए कि आज मुझे औसत से जुड़ा हुआ, आज मुझे प्रतिशत से जुड़ा हुआ चैप्टर निकालना है, आज जो है मुझे कॉम्प्रीहेंशन के 5 पैसेज सॉल्व करने हैं, 10 पैसेज सॉल्व करने हैं, आज मुझे रीजनिंग का वेन डायग्राम चैप्टर निकालना है, कल मुझे वो चैप्टर निकालना है। मतलब फिर आप अपना प्रॉपर प्लान बनाइए और चैप्टर वाइज सी सेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या मैं कहूँगी सीखने की कोशिश कीजिए। तो 90+ स्कोर वाले जो लोग हैं वो टेस्ट के माध्यम से और कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़कर सी सेट पर अपनी कमांड बना सकते हैं। अच्छा, जो इससे नीचे वाले लोग हैं अब उनको काम करना पड़ेगा, मैथ्स पर भी काम करना पड़ेगा, रीजनिंग पर भी काम करना पड़ेगा और कॉम्प्रीहेंशन पर भी काम करना पड़ेगा। यानी यहाँ वाले लोग यदि अपने शेड्यूल में वीक में 2 से 3 दिन भी कुछ समय सी सेट को दें तो काम हो जाएगा। यहाँ वाले बच्चों को प्रतिदिन 1 से 2 घंटा, जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुरूप आपको सी सेट को डेडिकेट करना होगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि प्रतिदिन ना करते हुए सप्ताह में 3 दिन, लेकिन थोड़ा समय आप बढ़ा दो। आप 1 से 1.5 घंटे की बजाय 2 से 2.5 घंटे उन 3 दिन में दो। 1-2 सप्ताह बाद देखो कि आपकी सी सेट को लेकर समझ और आपका कॉन्फिडेंस कैसा बन रहा है। अगर आपको लग रहा है और समय बढ़ाने की आवश्यकता है, समय बढ़ाइए। सामान्य त्रुटि क्या होती है कि हमें लगता है अब हम जीएस पढ़ लेते हैं, सी सेट को तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन लास्ट में ट्रस्ट में इतनी भागम भाग होती है, जीएस का इतना कुछ होता है, फिर हमें लगता है कि सी सेट को तो देख लेंगे, जीएस पढ़ लेते हैं और हमारी पूरी तैयारी जीएस ओरिएंटेड हो जाती है। और जितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जीएस क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको टेस्ट की ज़रूरत है या आपको डिटेल स्टडी और टेस्ट दोनों की ज़रूरत है। सिर्फ 1-2 पेपर सॉल्व करके इसका निर्णय नहीं लेना, एटलीस्ट 4 से 5 पेपर सॉल्व कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करके सी सेट की तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये जो प्लान है इसमें आप चाहो तो जो आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन, आप चाहो तो सप्ताह में 3 या 4 दिन सी सेट को स्थान दे सकते हो, लेकिन स्थान आपको देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर 1-2 घंटे पढ़कर आपका काम ना चल रहा हो तो भी आप 1 ही घंटा दें, नहीं, फिर आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा कि सी सेट को बिना क्वालिफाई किए काम नहीं। तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए, टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि सी सेट के संदर्भ में आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी एक व्यवहारिक रणनीति आने वाले 4 माह के लिए बना सकते हो। देखिए, एक और बात है, मैंने बार बार ये देखा है कि बच्चे स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या है। मैं सच बताऊं तो मैंने वही बताया जो शायद आप सभी करते। यही तो स्ट्रैटेजी है और सरल सी स्ट्रैटेजी है। पीवाईक्यू और सिलेबस आधार है, उस आधार को ध्यान रखकर पढ़िए,
पढ़कर फिर देखिए, PYQ सॉल्व करके कर पा रहे हो या नहीं, मॉक टेस्ट देकर देखिए, वहाँ से जो समझ, जो लर्निंग है, फिर से पढ़ो तो उसे अप्लाई कीजिए। सिंपल यही स्ट्रैटेजी है एक लाइन में। स्रोत को ज़्यादा फैलाना नहीं है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की हैबिट डेवलप करनी, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहे जिनको रट कर आप उत्तर दे दो, बल्कि समझ होनी चाहिए। स्टैटिक और करंट अफेयर को लिंक करके बढ़िए, समझ बेहतर होगी, लगने वाला समय आपका कम हो जाएगा। यही तो सारी बातें हैं जो मैंने बताई, और यही सारी बातें हैं जो आप सब भी जानते हैं। अंत में जो मैंने बताया कुछ नहीं, बस 4 माह को वर्गीकृत कर दिया कि आप एटलीस्ट 3 रिवीजन कर पाए। आप अपने अकॉर्डिंग इस समय को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बेस जो है वो यही है, PYQ पढ़ना, PYQ सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, पढ़ो, स्टैटिक करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ो। साथ ही शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए जो अंतिम 1 से सवा माह में आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। ये स्ट्रैटेजी का की है। इसके अलावा आप अपने अनुसार जितना चाहें स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज कर सकते हैं, और जब भी इस रणनीति को आप फॉलो करें तो ध्यान रहे कि आपकी रणनीति सिर्फ और सिर्फ GS आधारित ना रहे, बल्कि CSET को भी पर्याप्त स्थान मिले, क्योंकि अगर CSET नहीं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो बात इतनी सी है कि जानते आप सभी भी सब हैं। मेरा काम सिर्फ एक बार आपको याद दिलाना था, ताकि आज की क्लास के बाद एटलीस्ट क्या करना है और किस प्रकार से करना है ये बातें आपके दिमाग में रहें, और आप वो गलतियां ना करें जो आपसे पहले या आपने कभी पहले परीक्षा से कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले या रिवीजन के टाइम या पढ़ने के टाइम जो गलतियां आपने की हैं, वो गलतियां आप ना दोहराएं। इस बार एक सक्रिय, सचेत और जागरूक विद्यार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी करें। जितनी आपकी तैयारी संगठित होती है उतना ही आप देखोगे आत्मविश्वास होता है। जितनी तैयारी बिखरी, अरे यहाँ ये पढ़ लिया, उस बुक के वो 5 चैप्टर, वो ये बचा हुआ, वो ये, आप देखोगे बहुत पढ़ के भी आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, उलझन महसूस करते हो। तो जितना संगठित ढंग से क्लैरिटी के साथ आप पढ़ोगे उतना ही कॉन्फिडेंटली आप परीक्षा भवन में जाओगे, और जितना कॉन्फिडेंटली आप जाते हो आप देखोगे कि अगर आत्मविश्वास है तो अगर हमें कुछ नहीं आता तो भी हम उसका सही प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, क्योंकि हमारी कॉमन सेंस हमारे साथ होती है। जितना आप घबराओगे, जितना नर्वस होगे, आते आते प्रश्नों का भी उत्तर गलत देकर आ जाओ। तो ये जो बेसिक सी बातें हैं ये जानते अधिकांश लोग हैं, लेकिन आलस से इनको इम्प्लीमेंट करने में आता है। मैं पढ़ लूँगी लाइब्रेरी में बैठकर घंटे, लेकिन जब घंटा बैठकर मुझे ये सोचना पड़े कि मैंने क्या पढ़ा है, मैं मानसिक मशक्कत कर रही हूँ, इस कार्य में आलस से आते हैं। पढ़ हम लेंगे, लेकिन PYQ का ट्रेंड निकालें, उसे अपने अध्ययन में शामिल करें, इस कार्य में हमें आलस से आते हैं। तो ये छोटे छोटे आलस से छोड़ने पड़ेंगे। ये गैप है जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है। आपको इस बार इस गैप को फिल करना है। अगर आपने फिल कर दिया तो आश्वासन तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये उम्मीद जरूर बनती है कि रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा।